नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com पे हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष। विश्लेषण का एक अलग डायमेंशन होता है, एक अलग आयाम होता है। विश्लेषण उसे कहते हैं जो समय से पहले चीजों को पकड़ने की कोशिश करे और उसको लोगों के सामने रखकर लोगों को आगाह करे या लोगों को बताए कि राजनीति दरअसल किस दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ रही है, समाज किस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे सामाजिक विश्लेषक आजकल आप देखते होंगे जो तमाम तरीके की विवेचनाएं करते होंगे, लेकिन उनके विवेचना करने में और श्रवण जी की विवेचना करने में एक फर्क यह है कि वो समय से पहले चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और हमारे और जनता के सामने उसको रखने की कोशिश करते हैं। आज भी ऐसे ही एक विषय पर हम बातचीत करेंगे। इस चुनाव में जो चीज देखने को मिल रही है, हालांकि बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि 4 जून को क्या नतीजे आएंगे, लेकिन दो चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही। एक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में अब गिरावट सी दिख रही है, थकावट सी आ रही है उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज में। दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनको अभी तक पप्पू बनाने की कोशिश की गई थी और काफी हद तक बना भी दिया गया था, उनकी साख और लोकप्रियता में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ रही। और ये दो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो आने वाले समय में देश की राजनीति को काफी हद तक निर्धारित कर सकते हैं और जिस पर आज चर्चा होनी जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि चर्चा थोड़ी प्रीमेच्योर है, लेकिन मैंने फिर कहा कि वो लोग जो समय के बाद विश्लेषण करते हैं और वो जो समय से पहले चीजों को पकड़कर उसका विश्लेषण करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारी कोशिश हमेशा इस ये जो हमारा कार्यक्रम है श्रवण गर्ग की खरी खरी के माध्यम से यही था कि समाज और राजनीति की चीजों को पकड़कर जनता को बताया जाए कि भविष्य में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और वो उसको एक अलग तरीके से ग्रहण करें। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो बात मैंने कही कि चुनाव के अंदर जो एक दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में, उनके बॉडी लैंग्वेज में थकावट दिख रही है, राहुल गांधी में एक अजीब तरीके की आक्रामकता दिख रही है और उनकी साख और लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों की लोकप्रियता बराबर है, अभी भी प्रधानमंत्री जी आगे हैं, लेकिन हाँ, राहुल गांधी अब वो नहीं रहे जो 2019 के चुनाव में जिस जिस तरीके से उनको आंका जाता था। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं दोनों की पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ काफी समय से, राहुल गांधी की भी और मोदी जी की भी। कुछ ऐसा संयोग रहा कि मोदी जी की पूरी पॉलिटिक्स को मैं गुजरात से देख रहा हूँ, मतलब गुजरात से ग्रो होते हुए देखा। 2002 से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 2002 में मैं वहाँ पहुँच गया था और उसके बाद से मैं लगभग 7-8 तक वहाँ रहा, 8 तक रहा, और उसके बाद निरंतर जुड़ा रहा गुजरात की पॉलिटिक्स से, गुजरात से। और 2014 से मैं उनकी पॉलिटिक्स को पूरी तरह ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जी, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को तो मैं प्रारंभ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पिछले चुनाव में मैंने काफी उस पर लिखा भी, बोला भी, देखा भी, समझा भी। मैं जो जिस चीज को अब यहाँ बताना चाहता हूँ, और आपने जो पॉइंट उठाया उस पर मेरी केवल एक टिप्पणी है कि मोदी जी की पूरी जो पॉलिटिक्स है वो मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब वो गढ़ी गई है, प्रयास पूर्वक उसको बनाया गया है, मतलब कि उसी दिशा में उसको ले जाना है। वो पॉलिटिक्स नेचुरल नहीं है, और वो एक ऐसे राज्य से पैदा हुई है उनकी पॉलिटिक्स कि वो इस देश की जो मूल जमीन है उस जमीन का हिस्सा तो है, पर उस जमीन की जुबान से अलग है, मतलब प्रॉस्पेरिटी से अलग है, पर कैपिटा इनकम से अलग है, विकास से अलग है, तमाम चीजों से अलग है। मतलब गुजरात से निकल के जो पॉलिटिक्स में यहाँ भारत की मेन लैंड पॉलिटिक्स में जो लोग सफल हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग सफल नहीं हुए हैं। मतलब जो पुराने लोगों में नाम लेते हैं हम, तो उसमें केवल एक नाम आता है, मोरारजी देसाई का। जी, नेशनल पॉलिटिक्स का कह रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत सारे लोग रहे हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं गुजरात के, कई लोग प्लानिंग कमीशन में रहे हैं, कई, मतलब गुजरात, मतलब जिसको कहना चाहिए ज्ञान की, विद्वत्ता की, तमाम चीज़ों की एक
फैक्ट्री रहा है, पर मैं जिस जिस लेवल पर अपन बात कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। तो मैं जो दे और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है बहुत थपेड़ों से निकली है और बहुत संघर्षों से निकली है, और वो काफी, ये जो पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं वो जमीन से निकली है, सड़कों से निकली है। राहुल प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसमें सड़क नहीं है कहीं भी। मतलब उनकी उन्होंने यात्रा वगैरह की है वहाँ गुजरात में, बस में बैठ के या उसमें बैठ के यात्रा की होगी, पर राहुल गांधी वाली पॉलिटिक्स का एसोसिएशन मोदी जी के साथ कभी रहा नहीं, शाह साहब के साथ भी नहीं रहा। तो मैंने जैसा कहा कि मैन्युफैक्चर्ड है, उसमें मीडिया भी है, पूंजीपति भी हैं, उद्योग समूह भी हैं, आरएसएस भी है, उनका आरएसएस का बैकग्राउंड भी है, तमाम चीजें हैं। मैं जिस चीज की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ आशुतोष जी, और अपने दर्शकों को ले जाना चाहता हूँ, वो ये कि एक लंबे समय के बाद, मतलब वो लंबा समय इस तरह का है कि 1977 के बाद का समय है, और उस समय में बहुत सारे दर्शकों को ले जाया नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत पुराना, 50 साल पुरानी बात है। पर यह है कि ये 4 तारीख की शाम से या 4 तारीख की रात से वो पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी जो हम पिछले 10 सालों से देख रहे थे या 2004 के बाद से देख रहे थे। क्योंकि मोदी जी ने जिस पॉलिटिक्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की, हुआ क्या कि उनको उम्मीद नहीं थी या बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि वो पूरा का पूरा जो दृश्य है वो 10 साल पहले जो था वो भी बदल जाएगा, और 10 साल के पहले 66 साल जो रहा 1947 से, उसमें भी बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। इसके जो बेसिक्स में है वो ये है कि मोदी जी की के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को लेकर डाउट्स पैदा हो गए हैं, जो कि अतीत में किसी भी प्रधानमंत्री के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को लेकर इस तरह के डाउट्स कभी पैदा नहीं हुए। और वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ये हैं कि क्या पावर का ट्रांसफर डेमोक्रेटिक तरीके से संभव है भारत में कि नहीं है, या हो जाएगा। अभी अभी हम उसको बड़ा केवियट के साथ बात कर रहे हैं, हम एक शंका के साथ कर रहे हैं, हो सकता हो जाए, पर एक जो हवा में चीज है उसको लेकर बात कर रहे हैं कि वो नहीं होगा। और उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं जी। इसमें। जो सबसे बड़े दावे हैं अमित शाह जी के, और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश की बात कही थी, उत्तर प्रदेश इसमें बड़ा लीडिंग रोल निभा रहा है कि जो खबरें उत्तर प्रदेश बिहार से आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि देश की पूरी पॉलिटिक्स को यूपी और बिहार नेतृत्व प्रदान करता रहा है, जो शीर्ष की पॉलिटिक्स है जी। अब इसमें जो जो जिस चीज पर हम बात करना चाहते हैं वो ये कि ये नतीजे बीजेपी और विपक्ष दोनों की पॉलिटिक्स को बहुत बुरी तरह प्रभावित करने वाले नतीजे। मतलब मैं जब कहता हूं कि पूरी पॉलिटिक्स चेंज होगी, इसका मतलब ये कि बीजेपी की पॉलिटिक्स भी चेंज होगी और विपक्ष की पॉलिटिक्स भी चेंज होगी। बीजेपी में एक शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है कि जैसे किसी कॉन्फिडेंस के चलते संघ के साथ जो एसोसिएशन बीजेपी ने अपने आप को बताया कि भाई संघ की भूमिका ये है, मतलब पॉलिटिकल भूमिका नहीं है। दूसरी बात ये कि तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं कि मैंडेट इस तरह का नहीं मिलेगा बीजेपी को या एनडीए को जो 2014 में और 2019 में मिला था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि क्या नरेंद्र मोदी एक कमजोर जो पर्सनैलिटी के तौर पर दो अपने कार्यकाल की तुलना में
एक कमजोर व्यक्तित्व के तौर पर देश में राज करने की हैसियत रखेंगे, और वो उसको स्वीकार करेंगे क्या, और करते हैं तो किस तरह से करेंगे। हम्म, दूसरा ये कि अगर मैंडेट इस तरह का मिलता है तो जो विपक्षी दल हैं उनकी क्या भूमिका होगी। विपक्षी दलों में पहली चीज तो ये कि कांग्रेस है, और दूसरा ये कि जो अलाइज हैं। हम्म, जब मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स चेंज होगी, का मतलब ये कि अगर मोदी जी सत्ता में आ जाते हैं और वो शपथ ले लेते हैं, जैसा कि लग रहा है, तमाम हम्म, इंडिकेशंस ये बता रहे हैं कि वो ले लेंगे। मतलब कुछ जो आंकड़े लोग दे रहे हैं, बहुमत के करीब के दे रहे हैं, कुछ तरह तरह के पेश किए जा रहे हैं कि लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी उभर रही है। कुछ 300 के करीब के भी आंकड़े दे रहे हैं। मैं कुल मिलाकर ये बता रहा हूं कि पॉलिटिक्स का शेप कैसा होगा मोदी जी अगर तीसरी बार सत्ता में आ जाते हैं। तो पहली चीज तो ये कि जो इंडिया अलाइज, इंडिया गठबंधन है, उसके जो दल हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे पूरे मैंडेट को। अगर एक मैंडेट जा रहा है एक अलग दिशा में और वो 4 तारीख को प्रकट होता है एक अलग दिशा में, तो उसको स्वीकार कैसे करेंगे। हम्म, दूसरा पॉइंट यह है कि मोदी जी शपथ लेने के बाद क्या वही मोदी रहेंगे या बीजेपी वही रहेगी जो पिछले 10 सालों में थी, या एक नए एनडीए का या नई बीजेपी का हम हम्म, उदय होते हुए देखेंगे, जो अपने पूरे के पूरे व्यक्तित्व में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगी। मतलब दो चीजें दिखती है उसमें। एक चीज तो ये दिखती है कि मोदी जी अपना पूरा कायाकल्प करके बहुत अलग किस्म से डेमोक्रेटिक हो जाएं, हम्म, और जनता के यकीन को, फिर से ही जनता के विश्वास को प्राप्त करने के लिए एक नया स्वरूप धारण कर लें। हम्म, और एक ये हो सकता है कि वो उस स्वरूप में प्रकट हों जिसमें वो समर्थन के लिए सबसे पहले उन लोगों को टटोलें जो फेंस पर बैठे हुए हैं, जैसे बीजू जनता दल है या वाईएसआरपी है, या और तमाम जो बड़े बीएसपी है, या इस तरह के जो चंक बच गए हैं अभी राजनीति में, जो इंडिपेंडेंट अभी हैं, दिख रहे हैं हम्म, इंडिपेंडेंट, उनको कहें कि भाई अब आपको फैसला लेना है कि आपको एनडीए को समर्थन करना है। हम्म, दूसरा ये कि जो इंडिया अलायंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं कि इंडिया अलायंस को के जो घटक हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो समर्थन दें, या हम्म, जरूरत पड़ने पर उनको समर्थन देना पड़ेगा। तीसरा ये कि जो चीज हमने आमतौर से देखी है कि जब जब केंद्र कमजोर हुआ है, केंद्र की जो पार्टी कमजोर हुई है, केंद्र की जो रूलिंग पार्टी कमजोर हुई है, हम्म, तो उसके जो ऑफशूट्स हैं या उसके जो ब्रांचेस हैं, उसके जो नेता हैं वो मजबूत हुए हैं। हम्म, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है अभी बीजेपी में, वो इस परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, इस बैकग्राउंड में चल रहा है कि जैसे कि मोदी जी अगर सत्ता में फिर से आ गए तो योगी जी को हटा देंगे। हम्म, जैसे अभी एक मीटिंग हुई, वो केसरगंज के जो प्रतिनिधि हैं, ब्रजभूषण शरण जी के बेटे, हम्म, उनकी एक चुनावी सभा कर्नलगंज में हुई, और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये जो शर्मा जी हैं, एक वो जो शर्मा जी हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, जिनको मोदी जी ने भेजा था, हम्म, ये भावी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। हम्म, इस तरह का संकेत दिया, और उस पर वो शर्मा जी मुस्कुरा दिए, और तमाम चीजें हुई उसके बाद।
एक जो रिएक्शन योगी जी का आया कि भाई मैं तो सन्यासी हूँ वगैरह वगैरह, यह इस तरह की चर्चा चली थी कि गडकरी जी को हराने की कोशिश की गई नागपुर में। यह संघ के साथ जो विच्छेद हुआ है, ये मैं कुछ घटनाएं बता रहा हूँ। बाकी बीजेपी में नाराज लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, जिसमें वसुंधरा भी हैं, शिवराज भी हैं, तमाम लोग हैं जिनको नाराज लोगों में गिना जाता है। मोदी जी अगर कमजोर होते हैं, न्यूमेरिकली भी होते हैं, संख्या के तौर पर भी होते हैं, और उनको घटकों के तौर के समर्थन पर जाना पड़ता है, तो दो चीजें जो पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगी वो ये करेगी कि एक ऐसी सरकार जो अन्य दलों के समर्थन पे है वो थोड़ी डेमोक्रेटिक हो जाएगी, और दूसरा ये कि वो अपनी ही पार्टी में असंतोष को समाप्त करने के लिए डेमोक्रेटिक तरीकों का इस्तेमाल करेगी। इसके विपरीत जो राजनीति का जो दृष्टिकोण, नजरिया जो दिखता है, वो ये दिखता है कि वो उनके काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं आया है, और वो चीजों को उतनी ही ताकत के साथ जीतना चाहें जिस ताकत के साथ वो पिछले 2 कार्यकालों में गए। मतलब जैसे विपक्ष को जी कुचलने की, विपक्ष को दबाने की बात, एजेंसियों के इस्तेमाल को बढ़ाने की बात, जो एक चीज चली थी बीच में, काफी चली 2021-22 में, काफी चली कि सोशल मीडिया, मतलब बड़े लोग जो सत्ता में हैं उन लोगों ने कहा पब्लिकली, अजीत डोवाल जैसे लोगों ने भी कहा, और जो नीति आयोग में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भी कहा कि सोशल मीडिया को और सिविल सोसाइटी को पर नजर रखने की जरूरत है। उनकी जरूरत है कि नहीं, वो काफी खतरनाक हो गए हैं, या ओपनली कहा गया है कि देश में लोकतंत्र जरूरत से ज्यादा हो गया है और ये विकास में बाधित हो रहा है। और फिर हमने सुना हाल के चुनाव में कि 400 की संख्या इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना चाहिए। मैं ये पर्सपेक्टिव इसलिए दे रहा हूं कि ये जो 2024 के जो नतीजे हैं, ये बहुत ही अलग किस्म के प्राप्त होंगे 2014 और 2019 से, और वो मोदी जी को अगर वो तीसरी टर्म के तौर पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो और वो सत्ता में आ ही जाते हैं, तो उनके सामने क्या ऑप्शंस हैं, तो मतलब देश मतलब किस तरह के मोदी को देख सकता है कि जो मनमोहन सिंह हो, जो अपने सहयोगी दलों यूपीए के घटकों पर ज्यादा निर्भर हो गए, उस तरह का देखता है, और एक डेमोक्रेटिक मोदी को देखता है जो बीजेपी में भी लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश करे, संघ को भी फिर से रिप्रोच करने की कोशिश करे, नड्डा जी के स्थान पर जो अध्यक्ष बनाना चाहते हो जून में, वो भी एक अलग किस्म का आदमी हो, और विपक्ष के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया हो, सिविल सोसाइटी के प्रति, मीडिया के प्रति, सोशल मीडिया के प्रति, या फिर हम एक नए किस्म के अवतार को मोदी के रूप में देखें जो अपनी ताकत को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद है पूरी डेमोक्रेसी को अपने हाथों में लेने के लिए काम करे। तो ये मैं देख रहा हूं, और इसमें जो बड़े फैक्टर्स हैं वो बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, सबसे बड़ी भूमिका उन दलों की होने वाली है जो इस समय इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। एनडीए के साथ तो बहुत ज्यादा नहीं है, पर इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, और या फिर फेंस पर बैठे हुए हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं। उद्धव ठाकरे की को लेकर चिंता हो सकती है, केजरीवाल को लेकर चिंता हो सकती है, ममता को लेकर हो सकती है, जिसने कहा है कि इंडिया अलायंस को अगर बहुमत भी मिल जाता है, सत्ता में भी आ जाती है, तो हम बाहर से समर्थन देंगे।
टीएमसी के एक बड़े नेता ने किसी से कहा, मेरे मित्र से, कि सत्ता में तो मोदी जी ही आ रहे हैं। तो हम आपकी बातचीत के जरिए एक जो चुनाव के आगे की चीजों के बारे में एक कंकड़ फेंकते हैं, लहरें पैदा करते हैं कि हमको 4 तारीख की शाम को चुनाव के परिणामों से आगे क्या देखना चाहिए, और उसकी शुरुआत 1 तारीख की शाम से हो जाएगी जी। जो हमने अपनी पिछली चर्चा में कहा था कि अब 1 तारीख की का जो इंडिया की बैठक है, इंडिया अलायंस की जो बैठक है, उससे पूरी की पूरी कवायद शुरू हो जाएगी, और 4 तारीख तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। 2 दिन का जो है उसमें हमको बहुत सारी चीजें साफ नजर आ जाएगी। इस बीच खुशी की बात केवल यह है कि मोदी जी गुफा में जा रहे हैं, विवेकानंद स्मारक पर जा रहे हैं ध्यान के लिए। तो देश को भी एक वक्त मिल रहा है कि वो भी ध्यान में बैठ जाए और सोचे कि मोदी जी आगे कहाँ ले जा सकते हैं। आज की चर्चा में बस इतना। थैंक यू सर।